नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कुजूर, सहायक प्राध्यापक शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। मेरा आज का जो व्याख्यान है वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एमए समाजशास्त्र सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कोरिलेशन एनालिसिस काई स्क्वायर टेस्ट। यह प्रथम भाग है काई स्क्वायर टेस्ट का, और मेरे दूसरे जो व्याख्यान है उसमें मैं काई स्क्वायर टेस्ट के सेकेंड भाग को भी प्रस्तुत करूंगी। स्क्वायर टेस्ट का ये जो टॉपिक है इसे मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगी, और आज मैं आपके सामने प्रथम जो इसका पार्ट है उसके बारे में चर्चा करूंगी। काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट एक अप्रचालीय परीक्षण होता है, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। इसे जानने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो आपको एक कर्व दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का अर्थ होता है कि जो सैंपल और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस एक्सिस के दोनों साइड इक्वल होता है। इस प्रकार का जो कर्व है इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, जो जनरली बेल शेप्ड का होता है। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है उसके अंतर्गत पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, जिनमें पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं, स्केल्स होते हैं, जिसमें रेशियो स्केल इत्यादि जो है उनका प्रयोग किया जाता है। और वे समस्त स्केल या वो कर्व जिसमें जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देती, यानी स्क्यूनेस दिखाई देता है। स्क्यूनेस का तात्पर्य यहाँ पर डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया, परंतु मैं आपको इसी कर्व के द्वारा बताऊं कि यदि यह जो कर्व है वो एक साइड ही हमें दिखाई दे और दूसरी साइड उसका टेल दिखाई दे, तो इसे हम राइट स्क्यूनेस कहते हैं, क्योंकि इस साइड का जो एक्सिस होता है वो प्लस धनात्मक एक्सिस होता है। और यदि स्क्यूनेस जो है यानी ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में हो और उसका टेल जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे, तो हम इसको ऋणात्मक स्क्यूनेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो कर्व होता है इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी टेस्ट जिनमें पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया जाता, अर्थात उसमें पॉपुलेशन जो है का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग के द्वारा, नॉन प्रोबेबल जो कर्व है उसके द्वारा होता है, तो यह जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से काई स्क्वायर टेस्ट क्या हुआ? काई स्क्वायर टेस्ट जो है वह एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हुआ। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किस चीज के लिए? हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए। आगे काई वर्ग परीक्षण जो है यह सबसे पहले इसकी जो जानकारी है 1863 में प्रोफेसर आबे ने दी थी, और 1875 में हेलमट के द्वारा प्रदान की गई। इसके बाद सन 1900 में प्रसिद्ध विचारक कार्ल पियर्सन ने काई वर्ग परीक्षण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वह अवलोकित आवृत्ति अर्थात ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और प्रत्याशित आवृत्ति यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अंतर की मात्रा की व्याख्या करती है। अर्थात काई स्क्वायर टेस्ट में हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों के मध्य अंतर को ज्ञात करते हैं। इस प्रकार जो अवलोकित आवृत्ति जिसे हम ओ, कैपिटल ओ के द्वारा दर्शाते हैं, और प्रत्याशित आवृत्तियों अर्थात कैपिटल ई जिसको हम जिस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, के अंतरों के वर्गों के प्रत्याशित आवृत्तियों पर अनुपातों का जो जोड़ है वह काई वर्ग कहलाता है। जो फॉर्मूला जो है वो आगे मैं आपको स्लाइड में बताऊंगी कि काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के मध्य जो अंतर की जांच जिस तकनीक के द्वारा की जाती है वह है काई वर्ग, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों के मध्य अंतर की जांच के लिए काई वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि काई वर्ग जांच के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं।
जिसमें पहली शर्त है कि काई वर्ग जांच में प्रतिदर्श का चयन जो है दैव निदर्शन के आधार पर होना चाहिए। दैव निदर्शन अर्थात रैंडम सैंपलिंग। यदि हम इसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं तो हम अगर एक ये इमेजिन करें कि एक थैला है, इस थैले में बहुत से रंग के बॉल्स हैं, कुछ पीले बॉल हैं, कुछ लाल बॉल हैं, कुछ काले बॉल हैं, और जब भी मैं किसी भी बॉल को बिना देखे हाथ डालकर निकालूं तो हर एक रंग के बॉल के निकलने की पूर्ण संभावना हो। अर्थात कभी एक बार पीला निकले, फिर लाल निकले, या पीला निकले, फिर लाल निकले, या काला निकले। इस प्रकार से जो प्रतिदर्श का चयन होता है वो दैव निदर्शन कहलाता है। लेकिन यदि मैं एक बार लाल निकालूं, फिर मैं एक बार पीला निकालूं, फिर हरा निकालूं, तत्पश्चात फिर से मैं एक बार लाल निकालूं, फिर पीला निकालूं और फिर हरा निकालूं, अर्थात एक पैटर्न को मैं अपना लूं और उस पैटर्न के अनुसार यदि मैं प्रतिदर्शों का चयन करूं तो वह दैव निदर्शन नहीं कहलाएगा। तो काई वर्ग परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि जिस भी चीज का हम काई वर्ग परीक्षण कर रहे हैं वह दैव निदर्शन यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग के ऊपर आधारित होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि कुल आवृत्तियों की जो संख्या है वह 50 से अधिक होनी चाहिए। अर्थात जो लार्ज सैंपल होते हैं या स्मॉलर लार्ज सैंपल हमें उनका काई परीक्षण करना होता है। अन्यथा जो अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों के जो अंतर का बंटन है वो प्रसामान्य यानी एबनॉर्मल, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ही था कि नॉर्मल प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस एक्सिस पर यानी ये मीडियन का एक्सिस है, इस एक्सिस पर दोनों ही तरफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम जब होता है तो वो नॉर्मल प्रोबेबल कर्व कहलाता है। परंतु हमने पहले ही देखा कि काई जांच में के लिए हमें नॉर्मल प्रोबेबल कर्व वाले जांच को नहीं करना होता है, परंतु हमें एबनॉर्मल पॉपुलेशन को लेना होता है, और इसीलिए आवश्यक है कि कुल आवृत्तियों की जो संख्या है वो 50 से अधिक होनी चाहिए। काई वर्ग जांच की जो तीसरी शर्त है वो है काई वर्ग स्वतंत्र संख्या पर उसका निर्भर होना, काई वर्ग का स्वतंत्र संख्या पर निर्भर होना। स्वतंत्र संख्या अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम स्मॉल डी और स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वह किसी भी जो तालिका या सैंपल जो हमारा दिया हुआ आता है या आवृत्तियां, जैसे आपको मैं यहाँ किसी इसके द्वारा समझा सकती हूँ। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें कौन से सूत्र की आवश्यकता होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए जिस सूत्र की आवश्यकता होती है वह मैं आपको बताती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें यदि सिंगल वेरिएबल है तो n-1 यानी कुल आवृत्तियों की कुल संख्या में से हमें 1 माइनस करना होता है, और यदि मल्टी वेरिएबल है, अगर एक से अधिक चर हैं तो हमें टोटल कॉलम -1 और टोटल रो -1 इस प्रकार के सूत्र को लगाना होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर आप देखिए ये है रो, जो ये लाइन है ये लाइन रो है 31, 146, 469, 500, ये जो है ये रो है, और 31, 185, 216 ये जो है ये कॉलम है। तो हमें क्या करना है? टोटल कॉलम -1, तो टोटल कॉलम जो है वो कितने हैं? हम यहाँ से वेरिएबल को देखेंगे जो है 31 और 185, तो टोटल कॉलम कितने हुए? 2 हुए। और टोटल रो कितने हुए? हमें यहाँ पर टोटल को नहीं देखना है, हमें यहाँ पर ये दोनों चरों को देखना है। तो 31 और 149 ये 2 रो हुए, और 31 और 185 ये कॉलम हुए। तो इस प्रकार 2 रो और 2 कॉलम। तो हमारा जो सूत्र है अगर हम उस सूत्र में इसे लगाएं तो किस प्रकार का रीडिंग हमारे सामने आएगा? 2 हमारे पास कॉलम है 2-1, और 2 हमारे पास रो है यानी 2-1, यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यदि 1 को 1 से हम गुणा करें तो आंसर क्या आ जाता है? 1। इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल कर आ रहा है? जिस अवलोकित सारणी का हमने अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला वह कितना निकला? 1। नेक्स्ट स्लाइड में गुण साहचर्य या गुण स्वातंत्र का काई वर्ग परीक्षण, या हमारा जो टॉपिक था कि कोरिलेशन जो एनालिसिस है, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन उनको जांच करना है हमें काई परीक्षण के द्वारा।
तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, उसे हम देखेंगे। काई वर्ग परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम हमें शून्य परिकल्पना का निर्माण करना होता है, नल हाइपोथेसिस, जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं, यह परिकल्पना की जाती है कि वे जो दो वेरिएबल हैं या वे जो दो गुण हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, परंतु वे दोनों ही चर जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात उनकी वास्तविक और प्रत्याशित आवृत्तियों का अंतर जो है वो शून्य है। यह हमारा नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना हमें किसी भी उस गणना के लिए काई स्क्वायर टेस्ट परीक्षण के पूर्व बनानी होती है, और इसी नल हाइपोथेसिस के का हमें आगे चल के टेस्ट करना होता है। तो इसलिए काई स्क्वायर परीक्षण में जिस भी सारणी का अगर हम गणना कर रहे हैं तो उस परिगणन करने की प्रक्रिया के पूर्व सबसे प्रथम जो चरण होता है वह होता है नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना। नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना अर्थात दो चरों के मध्य में कोई भी सहचर्य नहीं है, वे दोनों ही चर आपस में स्वतंत्र हैं, यह परिकल्पना करना नल हाइपोथेसिस कहलाता है। दूसरा जो प्रक्रिया का चरण है वह है काई वर्ग का परिकलन करना, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का जो परिकलन करने का सूत्र है, फॉर्मूला है, वह इस प्रकार है। काई स्क्वायर, हम इसे स्मॉल एक्स और स्क्वायर के रूप में काई स्क्वायर को प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओ को यहाँ पर हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माना है और ई को हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माना है, होल स्क्वायर अपॉन ई। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, वह काई स्क्वायर के कैलकुलेशन का सूत्र है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटेड, यह दो प्रकार के जो फ्रीक्वेंसी है, इसे हमें ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो जब हम इन्हें ज्ञात करेंगे तत्पश्चात हम इनको इस कैलकुलेशन के फॉर्मूला में लोड करेंगे और फिर गणना करेंगे कि हमारे काई स्क्वायर का मान क्या आता है। जो तीसरा कार्य हम इस काई स्क्वायर परीक्षण में करते हैं वह है स्वतंत्र संख्या निकालना या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी ऑब्जर्वेशन टेबल में हम उनके रोज और उनके कॉलम, उसके लिए हमारे पास सूत्र है। अगर हमारे पास मल्टी वेरिएंस है, अगर हमारे रो और कॉलम अधिक है यानी चरों की संख्या अधिक है, तो C-1 इंटू R-1 का सूत्र हम लगाएंगे, अथवा अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम N-1 का सूत्र लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो गणना है वह कर लेंगे। चौथा जो आता है वह है काई वर्ग तालिका का प्रयोग करना, यूज ऑफ काई स्क्वायर टेबल। काई स्क्वायर का यूनिवर्सलाइज एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर इसके सार्थकता स्तर को यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मान दिया गया है, और उसी मान संख्या को हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर और जो सार्थकता स्तर हमने निकाली है उस सार्थकता स्तर पर हमें टेबल से उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना होता है, उसके मूल्य को ज्ञात करना होता है। तो काई वर्ग ज्ञात करने के बाद काई वर्ग तालिका में से एक निश्चित सार्थकता स्तर यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर स्वतंत्र संख्या से संबंधित काई वर्ग का सारणी मूल्य जो है हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि 5% सार्थकता स्तर पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सारणी के अनुसार काई स्क्वायर का जो मूल्य है वह 3.841 है, जैसा कि तालिका में दिया जाता है, जो यूनिवर्सलाइज तालिका है। जैसे लॉग टेबल होता है, लॉग टेबल में जो मूल्य होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह एक जैसे होते हैं, उसी प्रकार से काई वर्ग तालिका भी होती है और काई वर्ग तालिका में डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर मूल्य जो है वो तय किए जाते हैं। तो 5% सार्थकता स्तर पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर का जो मूल्य है वो 3.841 होता है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ हुआ कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काई स्क्वायर का जो मूल्य है 100 में से ज्यादा 5 बार यानी कि 5% प्रतिचयन के उच्चारणों के कारण 3.841 तक हो सकता है। तो हम क्या समझ सकते हैं इससे? हम यह समझ सकते हैं कि अतः यदि हमारे द्वारा काई स्क्वायर का परिकलित जो मूल्य है, कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की, वो 3.841 तक
तक अगर हो या उससे कम है तो वास्तव में हमारी जो शून्य परिकल्पना की मान्यता है वो कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। और अगर अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों का अंतर अर्थहीन है, दोनों में सिग्निफिकेंस नहीं है कोई भी, तो यह अंतर जो है प्रतिचयन के उच्चावचनों के कारण हुआ है या फिर दैव के ही कारण हुआ है, हमारे सैंपलिंग में कोई मिस्टेक हुई है उस वजह से हुआ है। तो परंतु यदि काई स्क्वायर का जो परिकलित मूल्य है, यानी परिकलित मूल्य हम कैसे निकालेंगे काई स्क्वायर का, हम इस फॉर्मूला के द्वारा काई स्क्वायर का परिकलित मूल्य निकालेंगे और उसकी तुलना हम किससे करेंगे, जो काई वर्ग तालिका में दिया हुआ जो मूल्य है, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर जो मूल्य हमने तय किया है, उस मूल्य से हम उसको कोरिलेट उससे उसकी तुलना करेंगे। यदि हमारा काई स्क्वायर का परिकलित मूल्य उसके सारणी मूल्य से, अतः इस प्रकार यदि काई स्क्वायर का जो परिकलित मूल्य है उसके सारणी मूल्य से अधिक है तो अंतर जो है वो सार्थक यानी सिग्निफिकेंट होता है और जो शून्य परिकल्पना है वो असत्य होती है, अर्थात दोनों गुणों में सहचर्य है, यानी दोनों वेरिएबल्स जो है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरा अगला जो चरण है पांचवा, वो है परिकल्पना का परीक्षण करना यानी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग यानी हमने क्या बनाया था, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था कि दोनों चरों में कोई जो है आपस में संबंध नहीं है, वे चर आपस में कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें उस हाइपोथेसिस की जांच करनी है किसके आधार पर, जो हमने काई का यहाँ पर कैलकुलेशन किया, काई का कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू तालिका वर्ग से निकाली। अब हमारे पास दो प्रकार की वैल्यू है, एक वैल्यू जो है वो काई वर्ग तालिका से प्राप्त हुई है और जो दूसरी वैल्यू है वो हमें काई वर्ग के कैलकुलेशन करने से प्राप्त हुई है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो निष्कर्ष की दृष्टि से यदि काई स्क्वायर का परिकलन मूल्य से उसके सारणी मूल्य से अधिक है, यानी काई स्क्वायर का जो परिकलित मूल्य उसके सारणी मूल्य से अधिक है, तो शून्य परिकल्पना असत्य होती है और वे दोनों गुण जो है वो स्वतंत्र नहीं है बल्कि उनमें साहचर्य है, जो कि अभी अभी हमने इसमें भी देखा था इसी बात को। इसके विपरीत यदि परिकलित मूल्य जो है वो सारणी मूल्य से कम है तो शून्य परिकल्पना क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है, अर्थात दोनों गुण कैसे हैं, स्वतंत्र है, उनमें कोई संबंध नहीं है, उनमें कोई साहचर्य नहीं है। और इस प्रकार हम अपने एजम्पशंस को पूर्ण कर लेते हैं। जो रिसर्च हम कर रहे हैं किन्हीं बातों पे हम एक मत नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि काई स्क्वायर की उपयोगिता क्या है, किस फील्ड में काई स्क्वायर की उपयोगिता होती होगी। जैसे हम उदाहरण ले लें कि एक घर है, एक स्कूल है, उस स्कूल में यदि 50 बच्चे हैं तो हम क्या अंदेशा लगाएंगे, एजम्पशंस क्या लगाएंगे कि हो सकता है कि स्कूल में 25 लड़के हों और 25 लड़कियां हों, या 20 लड़के हों और 30 लड़कियां हों। इसी प्रकार से और बहुत सारे एजम्पशंस हम लगा सकते हैं, लेकिन हम सही गणना यह करके नहीं बता सकते जब तक हम उनको पूरी तरह से कैलकुलेट उनके बारे में अध्ययन नहीं कर लेते कि उनका जेंडर क्या है और कितने लड़कियां और कितने लड़के जो हैं उस कक्षा में हैं। तो एजम्पशंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर काई स्क्वायर परीक्षण करते हैं। तत्पश्चात हम यह बात हमारे सामने आती है कि उनका जो जेंडर है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यह जो आज का व्याख्यान था वह काई वर्ग परीक्षण के प्रथम भाग पर आधारित था। इसके पश्चात नेक्स्ट स्लाइड में हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक न्यूमेरिकल करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से काई वर्ग परीक्षण को किया जाता है, कैसे हम एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं और उसके बाद काई वर्ग का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगले स्लाइड में अगले जो व्याख्यान है उसमें मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दिखाऊंगी। धन्यवाद।